नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान बिना दिमाग के जिंदा रह सकता है या फिर हमारे खून का रंग लाल ही क्यों होता है, नीला क्यों नहीं होता है, तो क्या आपके पास इन सवालों का जवाब है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर हाँ तब भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे ही सवाल जो नॉलेज तो मांगते हैं लेकिन ट्रिक से हल होते हैं। बायोलॉजी नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे ये तो मेडिकल वालों का सब्जेक्ट है, हम क्यों पढ़ना है। लेकिन सच्चाई ये है कि एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बायोलॉजी से हर साल 4 से 6 नंबर तक के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और जब बात हो एक एक नंबर की तो बायोलॉजी को हल्के में लेना आपके सिलेक्शन को दूर करना है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बायोलॉजी की जड़ से, सेल से लेकर ह्यूमन बॉडी तक, टिश्यू से लेकर हार्मोन तक, और साथ में मिलेंगे आपको वो ट्रिक्स जो याद भी रहेंगी और एग्जाम में काम भी आएंगी। ना बोरिंग लेक्चर, ना बुक की भाषा, यहाँ आपको मिलेगा असली समझ और एग्जाम के लायक पॉइंट टू पॉइंट गाइड। तो अब स्क्रीन स्क्रॉल मत करिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे वो बायोलॉजी में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्शन की इस साइंटिफिक जर्नी को। तो कैसे हैं आप? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका की खोज के बारे में, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो कोशिका का जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। उनके द्वारा जो कोशिका खोजा गया था यानी कि सेल खोजा गया था वो मृत कोशिका था, यानी कि डेड सेल था। अब देखिए सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा खोजी गई जीवित कोशिका का नाम था जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया था। अब ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई कोशिकाएं क्या क्या थी वो देखते हैं। तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई कोशिकाएं जीवाणु थी, यानी कि बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म यानी शुक्राणु, ये सब थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। तो ल्यूवेनहॉक ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या था? तो सीक्रेट ऑफ नेचर ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया एक बुक था, यानी कि वो लिखे थे सीक्रेट ऑफ नेचर। अब कोशिका सिद्धांत के ऊपर देखते हैं। तो कोशिका का सिद्धांत 1824 ईस्वी में डॉक्टरेट ने कहा कि कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तकों का निर्माण करते, यानी कि कोशिकाओं का समूह मिलकर के उत्तकों का निर्माण करते हैं। और 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर के हुआ है। यानी कि 1824 और 1839 में स्लाइडेन और स्वान जी ने आए थे और कहे थे कि जितने जो सजीव होते हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं से उनका निर्माण हुआ रहता है। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि सभी नहीं, कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, यानी कि जितनी जो कोशिकाएं होती है वो अपने ही पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली जो कोशिका होती है उसी से बनती है। तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट, अब देखते हैं स्वान के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या एक्सपेरिमेंट था? तो स्वान के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यह परीक्षण लुईस पाश्चर ने 1862 में किया था। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है, यानी कि ब्रह्मांड यानी कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका यानी कि बैक्टीरिया होती है। और बैक्टीरिया का नाम पीपीएलओ बैक्टीरिया होता है, यानी कि पीपीएलओ का मतलब होता है पॉलीप्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा भी होता है, जिसका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। अब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, उससे पहले जान लीजिए कि सेल यानी कि यह कोशिका होती है। अब मान के चलिए यह कोशिका है, इसके अंदर अगर यह प्लांट सेल में रहता है तो इसके अंदर में ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन। ये जो फर्स्ट लेयर ये हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो सेकेंड वाली है वो हमारा होता है सेल वॉल। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइकोप्लाज्मा को किस जगत का जोकर कहा जाता है? तो जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यानी कि सबसे पूछा जाएगा कि आपको सबसे बड़ी
कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसकी आकार यानी कि शेप 130 माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक होती है। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका का जो प्रकार होता है मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। आपसे पूछा जाएगा कोशिका के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें प्राचीन यानी कि प्रीमिटिव पाया जाता है, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव यानी कि जो प्राचीन यानी कि जो पुराना होता है, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। अब इसमें होता है कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, और इसमें यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है नया और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। अब केंद्रक झिल्ली किसे कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली इसमें। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें 705 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 805 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी होती है, तो एमिनो एसिड प्लस म्यूरेमिक एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट की होती है। पादपों में कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज यानी कि हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखते हैं शैवाल कोशिका की भित्ति का निर्माण, यानी कि इनमें कोशिकीय श्वसन होता है मिजोसोम के द्वारा, और इसमें होता है शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेल्यूलोज प्लस CaCO3 प्लस ग्लैक्टोन्स के मिलकर के होता है। अब देखते हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब देखते हैं कोशिका के आधार पर सभी सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि कोशिका यानी कि सेल के आधार पर सभी कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय क्या होता है, तो एक कोशिकीय का मतलब होता है कि जिसमें केवल और केवल एक कोशिका होता है, और बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि बहुत सारे इसमें कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं, जो उस जीव के लिए आवश्यक सभी कार्यों के उपयोगी है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सब इसमें आ जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव में बहुकोशिकीय जीव बहुत सी अलग अलग कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए पादप जंतु कोशिका और शैवाल। अब कोशिकांग देखते हैं। कोशिकांग क्या होता है, तो यानी कि सेल ऑर्गेनल। अब सेल ऑर्गेनल में होता है, सबसे पहला हमारा होता है कोशिकांग के 3 प्रकार होते हैं। कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल के 3 प्रकार होते हैं। पहला वो होता है बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, और दूसरा होता है एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, और तीसरा होता है दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिना झिल्ली वाली कोशिकांग के ऊपर। तो बिना झिल्ली वाली कोशिकांग में होता है बिना कि कोशिकांग में मेम्ब्रेन लेस, यानी कि उदाहरण में देखो तो राइबोसोम और सूक्ष्म नलिका सेंट्रोसोम इसमें पाए जाते हैं। लेकिन एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में गोल्जी बॉडी, अंतःप्लाज्मिक जालिका, रक्तधानी, लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगर कोशिका भित्ति का कार्य देखें तो यानी कि सेल वॉल का वर्क देखें तो क्या क्या होता है सेल वॉल में, तो कोशिका भित्ति की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो कोशिका भित्ति की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। इसकी कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है तथा यह कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करता है। आपसे पूछा जाएगा कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति तो कहा ही जाता है, लेकिन यह कोशिका को किसमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो आकार में सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति निम्न में पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति कहा जा रहा है किस किस में पाई जाती है। सबसे पहला होता है हमारा जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फंगी में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, और कवक और जंतु में तो पाए ही जाते हैं। अब जंतु में भी किसमें पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जीवाणु में इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और शैवाल में इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी अब पादप में इसकी कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज यानी कि हेमीसेल्यूलोज या भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी है, या फिर अपना प्लाज्मा लेमा भी आप कह सकते हैं। यह होता है पादप कोशिका के बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप की कोशिका में सबसे बाहर में होती है, और कोशिका झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है।
जंतु कोशिका में केवल एक आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जंतु की आवरण में कोशिका झिल्ली केवल एक ही आवरण होता है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, उसमें 2 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर जो होते हैं वो हमारे होते हैं सेल वॉल, और सेकेंड वाला जो होते हैं यानी कि जो अंदर की ओर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। आपसे पूछा जाएगा कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो फास्फोलिपिड से होता है। अब कोशिका झिल्ली द्विपरतीय संरचना होती है। जंतु की कोशिका को प्लाज्मा लेमा लिपिड से 52% प्रोटीन होता है और 40% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि 8% भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। प्लाज्मा लेमा की मोटी 75 एंगस्ट्रॉम और 75 नैनोमीटर होती है। इसकी खोज ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी कोशिका पर की थी, यानी कि इसकी जो खोज हुआ था वो ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी कोशिका पर किया था। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली शब्द सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। पहला था प्लाज्मा लेमा यानी कि इसका मतलब होता है कोशिका कला, और जेके प्लोव यानी कि प्रीफेयर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। अब इसका वर्क देखते हैं। अब इसका वर्क क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य कोशिका से बाहर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रित करता है। अब देखते हैं कोशिका के केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए इसको खोज कैसे याद रखना है, ये मैं एक इसका ट्रिक बताता हूँ। देखिए लीची का जो बिया होता है यानी कि जो लीची का जो बीज होता है वो किस कलर में होता है, तो वो होता है हमारे ब्राउन कलर में। तो इससे आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस का जो खोज हुआ था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और केंद्रक शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। जो केंद्रक जो शब्द दिए थे ना वो रॉबर्ट ब्राउन जी ने ही दिए थे। केंद्रक सबसे पहले ऑर्चिड पादप की जड़ों में खोजा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था, तो पादप यानी कि पेड़ पौधों के ऑर्चिड में खोजा गया था। तो केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, तो केंद्रक ही होता है। यानी कि इसको कोशिका के दिमाग कहा जाता है, यानी कि माइंड कहा जाता है कोशिका का। किसको कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए केंद्रक को कोशिका के दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। इंसान में आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। अगर इंसान में देखिएगा आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। पादपों में साइरी कोशिका के बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब केंद्रक के भाग के ऊपर देखते हैं। तो केंद्रक का जो भाग होता है कुल 4 होते हैं। पहला होता है केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखते हैं केंद्रक झिल्ली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण लाइपोप्रोटीन से मिलकर होता है, जबकि केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है, यानी कि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाई जाती है। अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका केंद्रक के द्रव्य पदार्थ को न्यूक्लियम प्लाज्म कहते हैं। अब केंद्रक की ओर देखते हैं। तो केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक होता है, केंद्रक का रंग बैंगनी होता है। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक का रंग कौन सा होता है, तो केंद्रक का रंग बैंगनी होता है। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। अब देखते हैं क्रोमैटिन के बारे में। तो क्रोमैटिन क्या होता है, तो केंद्रक में स्थित धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन कहा जाता है। ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की खोज फ्रेडरिक मैक्सवेल ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। अब देखते हैं डीएनए क्या होता है और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं डीएनए का खोज किसने किया था, तो इसका खोज फ्रेडरिक मैक्सवेल ने किया था। तो डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का खोज किसने किए थे, तो डीएनए का खोज फ्रेडरिक मैक्सवेल ने किया था। और डीएनए का जो मॉडल दिए थे वो वाटसन और क्रिक ने दिए थे। और डीएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन श्रृंखला पाए जाते हैं। डीएनए शब्द जैकुरिस ने दिया था। ये खोजकर्ता न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के संगठन में शर्करा, फास्फोरस अम्ल, नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। अब देखते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए का जो खोज किए थे, आरएनए का खोज ये थे फ्रेडरिक मैक्सवेल ने। इसका भी खोज फ्रेडरिक मैक्सवेल ने किया था। और डीएनए का जो मॉडल
फ्रेडरिक मर्सर ने ही दिया था। और आरएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। आरएनए शब्द फ्रेडरिक मर्सर के द्वारा दिया गया था। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं कौन, तो आरएनए। इनमें एक राइबोज शर्करा भी पाई जाती है। इनकी संरचना एकल कुंडलित होती है। तो क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्रोमोसोम को गुणसूत्र, यानी कि आप क्रोमोसोम ही ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है जिनका निर्माण डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। गुणसूत्रों की कौन पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्र शब्द वेल्डेयर वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाए गुणसूत्र हमेशा किससे पाए जाते हैं, तो जोड़े में। मानव में गुणसूत्र, देखिए मानव का जो शरीर होता है, यानी कि हम लोगों में शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अब 23 जोड़ी का मतलब होता है 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 और 23 कितने होते हैं, तो 46। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र में क्या क्या होता है, देखिए अब ये जो गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़े होते हैं, इसमें ऑटोसोम होता है 23 जोड़ी और ऑलोसोम होता है 23 जोड़ी। ये वे गुणसूत्र होते हैं जो पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, यानी कि इसकी संख्या 22 जोड़ी होती है। और वे गुणसूत्र जो पुरुष और महिला दोनों असमान होती है, यानी कि इसमें और एक असमान होती है, इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। जैसे में पुरुष में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं और महिला में YY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नोट में लिखा गया है यदि 44 ऑटोसोम प्लस XX ऑलोसोम होते हैं तो लड़की पैदा होती है, यानी कि जन्म लेती है। और यदि 44 ऑलोसोम और XY होती है तो ऑलोसोम जन्म लेता है, यानी कि लड़का जन्म लेता है। इन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारित गुणसूत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्र की संख्या दी गई है, ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।